बोल रहा है सर। ठीक है, देखिए सुन पा रही हैं, नाम देख पा रही हैं। हम लोग शुरू करते हैं। अदर एसेंशियल्स ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अदर एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और क्या क्या एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ बताया गया था हम लोगों को इनके, हालांकि होता है ना एसेंशियल्स था आपका, स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल्स थे, उन्होंने पढ़ लिए थे। अदर्स भी कुछ आते हैं, देख लेते हैं हम लोग। तो एसेंशियल्स एलिमेंट थे ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था यहाँ पर, ये था ना आपका कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वाइड, जो पढ़ना सबसे हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी था कि मेजर हो, साउंड माइंड का हो और डिस्क्वालिफाइड ना हो, ठीक है, और नॉट कॉज्ड बाय कोर्सियन, जो फ्री कंसेंट होना चाहिए, और फ्री कंसेंट में क्या हो, कोई जोर जबरदस्ती दबाव इससे सब ना हुआ हो, निकोसियन अनइंफ्लुएंस फ्रॉड मिसनेशन मिस्टेक से कुछ ना हुआ हो, हम रिसर्च कर चुके हैं अच्छे से हम लोग, ठीक है। ये सब उनके थे, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स थे आपके, ठीक है। उसी बारे में और बात कर रहा है ये, देखो आपके बुक वाला भी आपसे ये कह रहा है कि इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इंटर एग्रीमेंट रिजल्ट, है ना, पहले इसका चुका था हम लोग, इसने कर लिया है, हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो डिस्कस हो चुका था हम लोग का कि ऑफर एक्सेप्टेंस, ये सब हम लोग कंसीडरेशन सब हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से हम लोग समझ भी चुके हैं, ये हम भी कह रहे हैं, आपके बुक वाला भी कह रहा है आपसे, ठीक है। तो अब आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग कि क्या था, होता है कॉन्ट्रैक्ट मस्ट सेटिस्फाई the following condition. Section 10 कहता है आपसे, Indian Contract Act 1972 provides that an agreement in order to be a contract must be the satisfied following condition. क्या? The parties must be competent of to contract, जो contract कर रहा है वो competent हो, मतलब वो मेजर हो, माइनर न हो, अनसाउंड माइंड का न हो, समझ आ रही है, competent हो। It must be made by free consent होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती दबाव, कोर्सियन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिसप्रेजेंस सब न हो, फ्रॉड न हो। इट मस्ट बी मेड लॉफुल कंसिडरेशन उसका अंदर होना चाहिए, और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और इट शुड हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज, जो क्या किया गया हो कि लॉ से स्पेशली मना न किया गया हो, भाई किसी को कत्ल कर देना, किसी को मार देना, तो कॉन्ट्रैक्ट ले, सुपारी लेना, ये सब क्या लॉ में अलाउड है, स्पेशली मना है ना, ये काम आप लोग इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो सब ना हो तो क्या होगा, सब शर्तें पूरी करेंगे तो बनता है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। ये पीछे हम लोग सब पढ़ के हम लोग आ रहे हैं ना। अब आप अभी बता रहा आपको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी मीनिंग बताइए इसमें कि जो कंटेंट वही हो पाएगा, हु इज द कॉम्पिटेंट कॉन्टेंट में, तो एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट है, हु इज द एज ऑफ द मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ, इज सब्जेक्ट साउंड माइंड, यानी कि उसका माइनर न हो और साउंड माइंड का हो, मतलब पागल न हो, ठीक है, तो लॉ कर सकता है। और सेक्शन 11 कहता है सेक्शन डील विद द पर्सनली कैपेसिटी ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल ओनली, every person is competent to contract who has attained the age of majority, majority age का प्राप्त कर लिया है, attend is out of is of sound mind का हो, और is not disqualified from contracting by law to which is a subject, he is subject, उसके लिए मना न किया हो करने के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालिफाइड न किया गया, जैसे कोई इनेमी कंट्री है, जबकि देश से युद्ध छिड़ जाता है तो शत्रु देश बन जाते हैं, तो उनसे भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, हम लोग मना हो जाता है गवर्नमेंट से कि आप शत्रु देश से, तो बिजनेस पे पैसा बंद हो जाता है। जब पाकिस्तान से लड़ाई शुरू होती है तो इंडियन सारे बिजनेस क्या होता है, तो रुक जाते हैं, इसलिए फिर उस समय तो भाई उस समय उसका कॉन्ट्रैक्ट करना वैध नहीं रहता है, तो सब ना किया गया हो, बाकी लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉम्पिटेंट हैं। अब बताया गया एज ऑफ मैच्योरिटी के बारे में, 18 ईयर बताया गया, अगर आप 18 ईयर पार कर लिए तो आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हो गए, उससे कम है तो आप कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं रहेंगे आप, ये इसमें बताया गया है आप लोगों को, ठीक है ना। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास बोस, इसका केस जो था बहुत पुराना से 19 चला रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। इसमें क्या था, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इन एनी एग्रीमेंट विथ और बाय ए माइनर वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अगर आप किसी माइनर से कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो वेरी बिगिनिंग से, सब शुरू से क्या है आपका, वो वॉइड माना जाएगा, क्योंकि वो उस लायक था ही नहीं, कॉम्पिटेंट था ही नहीं, वो 18 ईयर्स कवर किया ही था वो। अच्छा, इसके केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है मोहरी बीबी का, बहुत ध्यान समझिए इसको। माइनर ये जो था, माइनर बारो ₹20,000 फ्रॉम बी, ये जो था एक माइनर था, उसने 20,000 बारो कर लिया 20 से, एज ए सिक्योरिटी फॉर द सेम एज एग्जीक्यूटेड एज अ मॉर्गेज इन हिज फेवर, ठीक है। ही बिकेम अ मेजर अ फ्यू मंथ लेटर एंड फाइल्ड अ सूट फॉर द डिक्लेरेशन दैट mortgage executed by him during his minority was void and should be cancelled.
it was held that a mortgage by the minor was void and B was not entitled to repayment of money. Further, money lender request for repayment of amount to the minor as a part of consideration of the mortgage was also not accepted. It is especially provided section 10 that the person who is incompetent for the contract cannot make a contract within the meaning of the act. अब मेरी बात ध्यान समझिए, इस केस में क्या हुआ था, ये मोरी बीबी धर्मदास वाला केस में ये हुआ था कि जैसे कि अगर किसी एक माइनर था, वो माइनर ने, जहाँ सुनो एक माइनर था, माइनर ने क्या किया, 20,000 रुपए का लोन ले लिया और उस पर कोई सिक्योरिटी रखा होगा उसने, ठीक है, वो समय माइनर था। कुछ महीने बाद वो मेजर हो गया, 18 ईयर पार कर लिया। अब वो कोर्ट में जाकर केस कर दिया, भाई जब इनसे हम लोन लिए थे 20,000 रुपए का, उस समय तो हम क्या थे, जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे के साथ हम लोग, उस समय तो माइनर थे, तो माइनर का द्वारा किया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइड होता है, उसको वाइड कर दिया जाए, हम नहीं देंगे, ठीक है। तो जो सामने जो केस पार्टी था, वो केस का पैसा उसको ले सकता है, वो नहीं ले सकता है, वो क्या माना जाएगा, वाइड हो गया, क्योंकि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस समय तो माइनर था, तो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वाइड माना जाता है, तो नहीं ले पाया। उसने कहा था भाई जो कंसीडरेशन कर दिए थे तभी बेकार हो गई, लिखा है कि माइनर से किया कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग क्या होता है, शुरू से वाइड हो जाता है, तो वो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए देख लिया जाता है जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो मेजर है कि नहीं है, उसका आधार कार्ड देख लो, डेट ऑफ बर्थ देख लो, मेजर हो रहा है, 18 पार कर नहीं कर रहा है, 18 ईयर से अगर कम है तो कॉन्ट्रैक्ट मत करो। जो कॉन्ट्रैक्ट कितना अच्छे से लिखा पड़ी का स्टैम्प है, कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे ना, वो भी क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वो कॉम्पिटेंट है ही नहीं। एक्ट ने हमसे कहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको मेजोरिटी होनी चाहिए, वन माइनर पर्सन नहीं कर सकता है। इसलिए इस यही केस के सिक बन गया। केस क्या मतलब, कोई केस होता है, कोई कोर्ट से फैसला आता है, वही केस लॉ बन जाता है, उसके बाद लॉ फॉलो करते हैं, उसको रूल बन जाता है, आपका इस लॉ बन जाता है। वही ठीक है कि इसमें स्पेशली बता दिया गया कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं माइनर के साथ, वो सब आपका वाइड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। फिर सेकंड पॉइंट कह रहा है, नो रेटिफिकेशन after attaining majority. A minor cannot ratify the agreement on attaining majority as the original agreement is void ab initio. शुरू से मतलब होता है स्टार्टिंग से, from very beginning ab initio, and the void agreement can never be ratified. एग्जाम्पल देखो, ए माइनर है, मेक अ प्रॉमिस किया, promissory note in the name of Y, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, on attaining majority he cannot ratify it and if he makes a new promissory notes in the place of the old one, here the new promissory notes that which executed after that majority is also void, being without consideration. और समझ में आ रही है? इसका मतलब आपने पहले से अगर आपने क्या कर लिया है, जब आप माइनर थे तो आपने उसको कोई एग्रीमेंट किया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो सब वाइड हो जाएगा। अब आप चाहते हैं, आप मेजर हो गए हैं, तो आप उस मेजर में वही को फिर से दोबारा रेटिफाई करना चाहते हैं, तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप वो शुरू से क्या था, क्रूज बैक, जब उसकी स्टार्टिंग ही क्या है, एबिनिशियो, इसकी बिगिनिंग पॉइंट ही क्या है, वाइड है, तो आगे कैसे बढ़ाएंगे उसको आप, वो खत्म है। अगर मान लीजिए उसके बाद नया कोई चीज आप लिख देते हैं तो भी वाइड हो जाएगा, क्योंकि उसमें कंसिडरेशन नहीं रहेगा। तो आपको नए तरीके से करना होगा, तो विथ कंसिडरेशन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा कंसिडरेशन। तो विदाउट कंसिडरेशन करेंगे, भाई हम माइनर थे तो बाकी था, थोड़ा आज अभी आगे बड़े हो गए, मेजर हो गए, तो आप दोबारा साइन कर लेते हैं, फिर दूसरा पैसा मार लेते हैं, तो उसका कोई कंसिडरेशन है, अगर नहीं है तो वही वाइड हो जाएगा। जो दोबारा भी उसको भी रिफाइन नहीं कर सकते आप, और आगे भी जब करेंगे तो उसमें भी विदाउट कंसिडरेशन नहीं कर सकते आप, ठीक है। ठीक बोल रहा है आपसे, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो इसमें बताया गया था कि माइनर जो होता है ना, उसको प्रॉफिट के लिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वो बन सकता है, हिस्सा ले सकता है। जैसे पार्टनरशिप भी सिखाया गया था आप लोगों को कि वहां भी माइनर क्या होता है, माइनर कैन टेक एडमिशन में पार्टनरशिप इन प्रॉफिट शेयर ओनली, वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्से के लिए बन सकता है, उसकी बेनिफिट हो सकता है, वो बेनिफिट कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो बेनिफिट ले सकता है लेकिन नुकसान होगा वो नहीं सहेगा। माइनर को फायदा है, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसको प्रॉफिट ले लेगा, नुकसान होगा नहीं सहेगा वो। जो थ्रू माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट, तो है नहीं टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट द माइनर फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू हिम, किसी पार्टी बाउंड होकर कर नहीं सकता। अगर माइनर किसी से कोई उधार ले लिया, लोन लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया, तो बाद में अगर मुकर जाए तो सामने वाला पार्टी केस नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या था, इनकॉम्पिटेंट था, माइनर था। Thus, the promissory note duly executed in the favor of minor is not void and can be sued upon by him because he thought incompetent to contract may yet assent benefit
A minor cannot become a partner in a partnership firm. ये बात यहाँ भी आ गई. A minor cannot become partner in a partnership firm. However, he may with the consent of all partner. ये क्वेश्चन पूछता है आपके, बार बार केस आता है, हमेशा ये पॉइंट पूछ लेता है आपसे, क्या बताइए कि हम माइनर को पार्टनरशिप में एडमिशन मिल सकता है या नहीं. तो आपका जवाब रहेगा तो ऐसे तो नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर हाउएवर अगर सारे पार्टनर का चाहते हैं, सारे पार्टनर कंसेंट अगर मिल जाता है, ओके हो जाता है, तब उसको एडमिट किया जा सकता है. बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप. सी पॉसिबल किसके लिए? बेनिफिट के लिए. ठीक है, सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1992 से कहता है ये बात. तो ये वाला चीज जो अभी बता रहे थे, ये पार्टनरशिप हम लोग पढ़ेंगे तो वहां फिर दोबारा आ जाएगा. तो यहाँ भी कवर कर लिया इसने. ये पॉइंट पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ये पार्टनरशिप में माइनर को सिर्फ पार्टनर बनाया जा सकता है सारे पार्टनर्स के कंसेंट पर, वो भी सिर्फ बेनिफिट के लिए. उसके वो प्रॉफिट है उसमें हिस्सा लेगा, वो अगर फॉर्म में लॉस हो जाएगी तो हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि उनका पेटेंट है. उससे कोई ना कुछ पूछ रहा है, बता रहा है, सिर्फ उसका हिस्सा लगा है, प्रॉफिट में उसका हिस्सा मिल सकता है उसको, लेकिन लॉस हो नहीं सकेगा. ओनली फॉर बेनिफिट के लिए वो हिस्सा वो पार्टनरशिप में आ सकता है. बोलिए स्टार जी, क्लियर है? Yes, sir. चलिए 4 पॉइंट. अ माइनर कैन ऑलवेज plead minority. अच्छा, a minor can always plead minority and is not stopped to do so even where he has taken any loan or entered into any contract by falsely representing that he was a measure. Rule of estoppel cannot be applied against a minor. It means he can be allowed to plead his minority in defense. अच्छा, यानी अपनी वो उसको अलाउड है कि वो, जैसे मान लो कि उसने कॉन्ट्रैक्ट करते हुए झूठ बोल दिया कि हम 20 साल के हैं, 20 ईयर्स ओल्ड हैं, 18+ हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा. सामने वाला भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके साथ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद बेनिफिट ले लिया, लोन वगैरह ले लिया उसने. अब बाद में कह रहा है हम तो 17 के थे. मेरी बात समझ रही हो? बाद में कह रहा तो 17 के थे, अब आओ तुम केस करो. केस करेंगे, आधार कार्ड अब लगाएंगे तो वहाँ 17 प्रूफ हो जाएगा, तो मेरा किया कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा. बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? इसका मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो वो भली भांति चेक कर ले सामने वाला मेजर है कि नहीं. नुकसान हो जाएगा, वो तो बच जाएगा. एग्जाम्पल पढ़ो. माइनर है कि ए माइनर है, हैज falsely include himself, false गलती से मतलब false तरीके से, फ्रॉड तरीके से क्या किया, इंक्लूड किया himself as a measure. वो झूठ बोल दिया, अपने आप क्या प्रेजेंट किया, हम मेजर हैं. एंड कॉन्ट्रैक्टेड विथ मिस्टर एक्स एंड टेकन अ लोन 20,000 रुपए. उसको झूठ बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लोन ले लिया उससे, साइन सब करा दिया, जाके साइन कर देते हैं हम, साइन भी कर लिया, जबकि वो मेजर था ही नहीं. वो 17 ये मालूम रहा होगा, माइनर है, अपने आप पेश कर लिया हम 19 साल के हैं, झूठ बोल दिया. पैसा साल में बढ़ा देता है आदमी, तो उसमें तो मेजर हो गया ना वो, तो साइन कर, लेकिन रियलिटी क्या थी, वो मेजर था ही नहीं, तो माइनर था. लोन भी ले लिया उसने 20,000 रुपए का. व्हेन मिस्टर आस्क्ड फॉर द रीपेमेंट, मिस्टर एक्स उससे बोलेगा ना भैया वापस करो मेरा लोन, ए मना कर देता है पेमेंट करने, ए हम नहीं देंगे. He plead that he was a minor, so cannot enter into any contract. वो कह रहा है हम तो जिस समय आप दिए थे उसमें माइनर थे भाई, जो लोन एक्स को दिया था वो मांगेगा ना पैसा वापस करिए हमको. एक्स बोलेगा, डराएगा, आप कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, साइन में आपका मेरे पास है, आप वापस नहीं करेंगे तो हम केस कर देंगे. तो कह रहा हम नहीं देंगे, जाओ केस कर दो, हम तो माइनर थे उस समय, तो समझ में आ रहा है, हम तो प्रूव कर देंगे माइनर थे कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त. तब क्या होगा इस केस में, एनी कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड, ए कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर रीपेमेंट ऑफ अमाउंट. However, he has not spent the same. He may ask to repay, but the minor shall not be liable to pay any amount which has been already spent, even through the received the same by the fraud. Thus, the minor can always plead minority and is not stoppable from the doing so, even the verifier produce of loan entered in some other contract falsely when the was full age when in nearly was minor. बात समझ में आ गई अच्छे से? एग्जाम्पल दे दिया हमने ना कि आप जिस समय माइनर थे, आप झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट कर लिए और 19 साल 20 साल बता के अपने आप को प्रेजेंट करते हुए, स्टॉपर करते हुए आपने क्या कर लिया, लोन ले लिया. जब कुछ समय बीता, जिसने लोन दिया था वो आपसे लोन मांगने आया, मेरा लोन वापस करो, नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ केस कर देंगे. तो कह रहे हम लोन को वापस नहीं करेंगे, आप केस करना तो आप कर दीजिए, क्योंकि हम तो उस समय माइनर थे. और क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि माइनर के द्वारा किया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सब एब इनिशियो मतलब फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वाइड होता है, 10 का तो वाइड हो जाएगा. उसका मतलब अब 20,000 रुपया वापस के लिए उसको कंपेल नहीं किया सकता है, वो मस्ती करके 20,000 एंजॉय कर लेगा और देगा भी नहीं, और उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसके खिलाफ केस भी नहीं कर सकते, भले साइन सब डॉक्यूमेंट लिखवाया आपने, जो सब क्या हो जाएगा, सारे सबूत आपके वाइड हो जाएंगे, क्योंकि आप बस वो साबित कितना कर दे कि हम क्या थे, वाइड माइनर थे.
समझ में आ रही है ना। तो माइनर पे सारा केस लगते नहीं है उन लोगों को, बच जाते हैं। जो मेजर हो जाता है उस पर उसको कोई छूट नहीं मिलती है। माइनर का फायदा बहुत उठा लेते हैं, जब माइनर है तो बच जाएंगे, तो उसका भी डूब गया। तो लोन देने वालों को हमेशा पता कर लेना चाहिए कि जो जिसको हम दे रहे हैं वो रियल में क्या है, मेजर है कि नहीं है। अगर माइनर है तो आप फंस जाओगे, भले कितना लिखा पढ़े करा लो, कॉन्ट्रैक्ट करा लो, सब बेकार हो जाएगा। तो बस वो साबित कर देगा कि हम तो माइनर थे उस समय, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। मैं अक्सर भाई कोई बुरे काम भी करते हैं, कोई किसी का कत्ल कर दे, किसी का खून कर दे, किसी को मर्डर कर दूंगा, लोग मर्डर कर देते हैं। अगर वो माइनर है, अगर माइनर किसी को मर्डर करता है तो माइनर कभी भी 302 के तहत फांसी सजा नहीं सुनाई जाती है, पता नहीं पता है। माइनर बच्चा किसी की अगर मर्डर भी कर देता है तो उसको 302 के तहत फांसी सजा नहीं मिलती, क्योंकि मेजर नहीं है वो। उसको क्या चिल्ड्रन वाले स्कूल में उसको भेज दिया जाता है, चिल्ड्रन वाले जेल में, वहीं उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा और कुछ साल बाद उसको रिलीज करेंगे। मतलब उसको मौत सजा नहीं मिलेगी क्योंकि वो मेजर के लिए होता है, तो उसे बेनिफिट मिलेगा ना। तुम्हारे जो निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड में उसमें एक क्या था, उसमें एक माइनर था, वो बच गया, उसको फांसी हुई, बाकी सबको हो गई। ठीक है ना। क्योंकि भले जिस दिन फैसला आया उस समय वो मेजर हो चुका था, जिस समय 7 साल बाद फैसला आया, फैसला आया उस समय मेजर हो चुका था, लेकिन जिस समय उसने एक्टिविटी की थी, हरकत किया था, गलती की थी, उस समय क्या था, वो माइनर था। इसलिए उसको माइनर स्कूल भेज के उसको बच गया। सबको सजा हुई, फांसी सजा हुई, सभी लोग लटक गए, सभी लोग डेथ हो गया, सबको मार दिया गया, लेकिन उसको नहीं, वो बच गया। क्यों? उसको बस बेनिफिट मिल गया इंटर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। वो क्या था, माइनर था। माइनर सब बेकार हो जाता है, इसलिए उसके बाद फांसी नहीं हो पाई, वही बचा, बाकी कोई नहीं बचा। क्यों? सुन पाई, इसका समझ पाई, नहीं समझ पाई क्या बोल रहे हैं हम, कि उर्दू फारसी अरबिक नहीं बोल रहे हैं? क्लियर है बात? हाँ। यानी कि माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि माइनस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? इसलिए जब आप लोग से, जब हम आपके फॉर्म साइन कराते हैं, हम फॉर्म भरते हैं आप लोग, तो बच्चों के साथ साथ हम पेरेंट्स भी साइन करवाते हैं उसमें। एक कॉलम पेरेंट्स से बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? बच्चा तो माइनर है, उसका मान्य तो होगा नहीं, लेकिन उसके पेरेंट्स तो कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट है ना, इसलिए हम उसमें पेरेंट का साइन करवाते हैं डबल है। और जो बच्चा मेजर हो गया, जैसे आप हैं, आप तो आई थिंक मेजर हुई होंगी, 18+ ही होंगी, इसका मतलब आप साइन कर सकते हैं। फिर पेरेंट्स ले लिया हमने डबल सिक्योरिटी के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मेजर हो चुके हैं। चलिए, इसीलिए आधार कार्ड का फोटो भी लगवाया जाता है, उसमें रबर मिल जाता है, तो ले लेंगे, दे दिया है तो। अच्छा, तो क्या है, इससे कंफर्म हो जाता है। लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, ये भी देखो एक अच्छा पॉइंट है, ये भी एक सीखने पॉइंट मिलेगा आपको। इसी चीज यहाँ इन जगहों से जो चैप्टर हम लोग इसमें कर रहे हैं, इन जगहों से क्वेरी बनती है, क्वेश्चन बनता है, बच्चे लगाते हैं। अगर है द केस ऑफ नेसेसिटी सप्लाइड टू माइनर, यानी कि माइनर को, भले माइनर है मगर उसकी जरूरतों के लिए, जरूरत क्या है उसकी, रोटी, कपड़ा और मकान, रहने खाने पीने की, उसको नहीं खाना मिलेगा तो दोगे उसको तो मर जाएगा, कौन देगा उसको, बच्चे आए तो उसकी जरूरतों को पूरा करिए सब। ऐसा नहीं कि पिज्जा खाने के लिए या फिर उसको मॉल में घूमने के लिए, मूवी दिखाने के लिए, सब जरूरत नहीं होती, उसकी लग्जरी होती है। सिर्फ बेसिक जो जरूरतें हैं, नेसेसिटीज जो होती हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। सप्लाई टू माइनर, जो कि आता है एनी अदर पर्सन whom such minor is legally bound to support the government by section 68 of the Indian Contract Act, कहता है a claim for necessities supplied to a minor is enforceable by law, but the minor is not liable for any price that he may promise and never for more than the value of further necessity. ठीक है ना, value more than value of necessity. There is no personal liability of the minor but only his property is liable. यानी कि देखो, अगर उसके पास छोटा बच्चा है, माइनर है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और बच्चा माइनर है, मिस्टर एक्स है, मान लो एक छोटा बच्चा है, 16 साल का है, 15-16 साल का है, और उसके मिस्टर एक्स के पापा मम्मी क्या हो गए, और कोई प्लेन क्रैश हुआ, उसमें चले गए, एक्सपायर हो गए। अब वो छोटा बच्चा घर में उससे कोई नहीं है, वो अकेला बच्चा है, लेकिन माइनर है, अरे उसके पापा की प्रॉपर्टी जो है उसके पास ना, आने वाले समय उसी को मिलेगी, उसका वारिस है वो, उसको मिलेगा। लेकिन अभी तो उसके छोटा है, 18 ईयर पूरा करे तब उसके नाम ट्रांसफर होगा ना, अभी तो 18 ईयर है नहीं। लेकिन उस टाइम उसको खाना पीना कौन देगा, पापा में उसके नहीं है, कोई अब मकान तो खाएगा नहीं, निकाल के उसमें रह रहा है, तो उसके खाने पीने का नेसेसरी जो चीजें होती हैं, अगर किसी ने उसको प्रोवाइड कराया है तो वो उसका पैसा पाने का हकदार है। हालांकि पर्सनली वो लायबल नहीं है, वो सबसे ले लेगा, अपने यूज का पूरा कर लेगा, लेकिन वो पर्सनली लायबल नहीं है। लेकिन उसके पास कोई प्रॉपर्टी अगर है तो जिसने भी उसको नेसेसरी के लिए जो उसको लोन दिया है, उसको जरूरतें उसकी पूरी की हैं, जो पैसा दिया उसको, उसका वो अधिकारी है, वो क्लेम कर सकता है, लॉ ने अलाउड कर दिया है, उसकी प्रॉपर्टी से
और उसको दिया जा सकता है, वो ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन पर्सनली लायबल नहीं है, पर्सनली उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास, और आप उसकी जरूरतों के लिए उसको खाना खिलाया पिलाया पैसा खर्चा किया है, ये आपको वापस नहीं मिलेगा, लायबल नहीं है वो, नहीं उससे अपनी क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन उसके पास कोई अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो ले सकते हैं उससे। और किन चीजों के लिए वो कोर्ट डिसाइड करेगा, जो आपने दिया है जरूरत थी उसकी जरूरत से संबंधित चीजें थी या अननेसेसरी था। जो नेसेसरी होगा खाना पीना उसका रहना, बस वही कपड़ा पहनने का खाना पीना सब चीजें, बाकी चीज लग्जरी नहीं। जो नेसेसरी होगा जिससे वो जिंदा रह सके, मर न जाए। तो छोटा बच्चा है कहाँ जाएगा, उसको खाना पीना दूध चाहिए ना, तो इसलिए बच्चों को खर्चा होगा वो आपकी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, और फिर भी उसकी पर्सनली वो लाइबल कभी नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी है तो उससे ले सकते हैं। इसका समझ में आ गई बात? Yes, sir. To render minor estate liable for necessities, two conditions must be satisfied. The contract must be for goods reasonably necessary for his support in the station of life. भाई उसकी जिंदगी के लिए जरूरी बना, मर जाता, अब उसको खाना पीना है, उसको दूध देना है, या फिर बीमार पड़ गया है उसको इलाज कराना है, उस टाइम तो कोई तो साथ देगा उसका। तो माइनर है बच्चा, छोटा तो काम करता नहीं, कमाता नहीं है, कहाँ से खर्च करेगा, कौन इलाज करेगा, पापा में उसके है नहीं, तो कैसे होगा उसका भरण पोषण, तो कोई तो करेगा, नहीं तो वो मर जाता। उसको इलाज करवाया गया, इलाज कराने में कोई पैसा खर्चा हुआ, ये सब क्या है, नेसेसिटी में आएंगे, ये सब प्रूफ होना चाहिए। अब उसको कहो कि तुम घुमाने ले गए थे, घुमाने पे लग्जरी में खर्चा किया, वो सब नेसेसिटी नहीं आता, नेसेसिटी ये आता है खाना पीना इलाज, तब आप उसकी प्रॉपर्टी से ले सकते हैं। दूसरा, द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस नेसेसिटी, ठीक है ना। उसके पास क्या था, मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी, उसके पास ऐसी सुविधा थी नहीं पहले से। मान लो कि माइनर के पास पहले सुविधा थी, उसके बाद भी उसको और दे दी है, उसके पास खाना खिलाना कोई था, कोई खाना खिला रहा था, तब भी उसको खाना दे दिया, तो नहीं मनाएगा। मतलब उसको जरूरत है उस चीज का, उसके पास है भी नहीं, वो बीमार है, उसको इलाज कराना है और कोई इलाज करा भी नहीं रहा है उसका, और आप खड़े हो इलाज कराएं, ऐसे दो शर्तें पूरी होनी चाहिए आपकी। असल में तब तो क्या करेंगे, उसकी एक तो पहले उसकी जरूरत होनी चाहिए, जो उसके एसेंशियल्स है, नेसेसिटी है, एक तो उसकी जरूरत होनी चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए, और दूसरा उसके पास ऑलरेडी कुछ होना, उससे सुविधाएं कोई करना रहा हो, तब आपने किया है, तब आप उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ले सकते हैं। तब भी वो पर्सनल नहीं रहेगा, बार बार हम कह रहे हैं, तभी वो पर्सनल नहीं रहेगा अगर प्रॉपर्टी सुनी है उसके आप अगेंस्ट ले सकते हैं, क्योंकि आपने उसकी जीवन अच्छा किया, उसका बनाया बचाया आपने उसको, वरना मर जाता, नेसेसरी था उसके इलाज कराया आपने। बात समझ में आ गया? The whole question will come upon the restrictions in life. Utility than the ornament is the क्या लिखा है, सेंटर। अब उसको आप ज्वेलरी दिला रहे हैं, मतलब नहीं है, जो उसकी जरूरत है उसको चाहिए। श्रुति एग्जाम्पल करते हैं, श्रुति बीइंग अ माइनर परचेज लैपटॉप फॉर हर ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, वो माइनर है, ऑनलाइन क्लास करने के लिए उसने क्या किया, एक लैपटॉप खरीदा 70,000 रुपए का, ऑन क्रेडिट उधार खरीद लिया फ्रॉम ए शॉप, बट हर एसेट्स कुड पे ओनली 20,000। अच्छा, द लैपटॉप कीपर कुड नॉट होल्ड श्रुति पर्सनली लाइबल and could recover only amount of recoverable through the assets, that is 20,000 रुपए। हमने क्या आपसे कहा कि आप उसको अगर माइनर से कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब तो क्या होगा, वो सब एब इनिशियो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वायर्ड है। अब लैपटॉप उधार खरीद लिया और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपको पेमेंट बाद में कर देंगे, अच्छा पेमेंट मांगने आएगा, जिस समय तो हम क्या थे उस समय, तो हम तो माइनर थे, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वायर्ड हो जाएगा, वो कोर्ट में केस नहीं कर सकता, उससे पैसा वसूल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उसकी जरूरत के दिया, उसको ऑनलाइन क्लास करना था, उसकी नेसेसरी थी, वरना क्लास में पढ़ ना पाती भाई, उसकी शिक्षा चिकित्सा और उसका खाना पीना, ये ना इसको बोलते हैं नेसेसरी, यही उसकी आती है, नेसेसिटी में आती है, उसका इलाज करना, उसका खाना पीना, उसकी पढ़ाई, ये सब जरूरतें बच्चों की होती है, तो ये चीज तो आप पूरा कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट अगर आपने कुछ दिया है उसको तो आप उससे ले सकते हैं, मगर उसे पर्सनली नहीं ले सकते हैं, उसके पास कोई प्रॉपर्टी एसेट्स है उससे आप वसूल कर सकते हैं। तो उसके पास जो एसेट्स था, एसेट्स वैल्यू 20,000 रुपए थी, तो वो 20,000 तक ही ले सकता है। 70,000 लैपटॉप था, 50,000 रुपया शॉपकीपर का डूब गया, वो केस भी नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता कि भाई हमको चाहिए, कहाँ से लोगे, वो पर्सनली लाइबल नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी जितना मिल पाए वही मिल पाएगा। अगर उसका प्रॉपर्टी होती पर्याप्त तो ले सकते थे आप। इसलिए कभी भी देखो, कोई भी माइनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, बेकार है, वायर्ड हो जाएगा, और लॉ भी उसका साथ नहीं देगा, उसका माइनर फंसेगा, हम तो माइनर थे, हम तो बचेगा, अभी कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ पेमेंट सुविधा भी ले लेगा और सब कुछ ले लेगा, वापस भी नहीं करेगा, और उसके खिलाफ केस भी नहीं हो सकता क्योंकि माइनर है। आई थिंक अब तक तो ये सारी बातें आप मैं समझ में आपको आ गई होंगी। और माइनर से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, घुमा फिरा के 21 लाख दे देता है माइनर संबंधित,
क्यों इष्टा जी, अभी क्लियर हुआ कि नहीं हो पा रहा है सब यहाँ तक की बातें? सर सारे हो एग्जाम्पल गया। अच्छे समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। अब एक कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, हाउ फॉर इनफोर्सिबल थ्रू अ माइनर एग्रीमेंट इज वाइट, ये तो पहले हम जानते हैं अच्छे से। As guardian can under certain circumstances enter into valid contract minor's behalf, minor के behalf पर जो लोग उनका बनता है, जो उनके केयर टेकर होते हैं, जो उनके बच्चों को सौंप दिया जाता है, भैया आप उसके केयर टेकर बन के रहिए, जब तक आप उसके क्या पावर अटॉर्नी मिल जाता है आपको, आप उसका केयर टेकर रहिए और उसको संभालिए। ऐसे अक्सर मूवी आती है कि जब वो बच्चा 18 ईयर्स का हो जाएगा तब सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी, तब तक उसके केयर टेकर के तौर पर किसी को रख दिया जाता है, तो उसके लिए उसकी बिहाफ पर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, वेयर अ गार्जियन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर which is within a competence and which is for the benefit of the minor, there will be valid contract which the minor can enforce and provide हो जाएगा। जैसे मान लो कि छोटे बच्चों को चिल्ड्रन प्लान लेना है, बच्चों के नाम से कोई रैसी करानी है, प्लान लेना है, तो कॉन्ट्रैक्ट बच्चा क्या साइन करेगा? साइन कौन करता है? पॉलिसी बच्चे के नाम पर है लेकिन पेरेंट्स साइन करते हैं, बच्चा कॉन्ट्रैक्ट में तो कर सकता है, साइन किसी कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी होता है उसके लिए, तो कौन साइन करेगा? पेरेंट्स साइन करते हैं। ठीक है, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय द गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर आर नॉट वैलिड। ठीक है ना, सब नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस अ गार्जियन ऑफ ए माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द परचेज ऑफ इमोवल प्रॉपर्टी। अब इमोवल प्रॉपर्टी आपने परचेज कर लिया, बाउंड कर दिया माइनर को, क्या हम उनके बिहाफ पर खरीद रहे हैं? क्यों खरीद रहे हैं? ये माइनर ये मान्य नहीं होगा आपका, उसकी मेन देखा था उसकी क्या नेसेसिटी है। बट अ कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड बाय अ सर्टिफाइड गार्जियन, जो गार्जियन भी कौन सा होगा? जो बाई कोर्ट जो सर्टिफाइड होगा, जिसको भी पावर दिया गया है, जिसको केयरटेकर बनाया गया है एज पर लॉ, कि उसको मिलता है कि आप करिए, अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, लिखा ना है अपॉइंटेड, कोर्ट अपॉइंट करता है। जो छोटा बच्चा होता है उसको जब तो माइनर हो जाए तब तक उसको कोर्ट अपॉइंट कर देता है, आप उसके केयरटेकर रहिए, अब वो सर्टिफाइड हो जाता है। ऐसे थोड़ी ना कोई भी रिश्तेदार आ जाएगा हम उसके केयरटेकर है, नहीं, कोर्ट अपना लॉ सबूत मांगता है, आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा कि हम उसके केयरटेकर है, वही डिसीजन ले पाएगा। ठीक है, तो फिर माइनर of minor with the sanction of the court for the sale of the minor's property may be enforceable by the parties the contract। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बताया गया है, बट कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड बाय सर्टिफाइड गार्जियन रहेगा माइनर विद द सेशन ऑफ द कोर्ट। सैंक्शन कोर्ट मतलब कोई कोर्ट से अगर आपको, आप केयरटेकर हैं, माइनर नाम प्रॉपर्टी है, उसको आप बेचना चाह रहे हैं, तो क्या आप केयरटेकर तौर पर उसके प्रॉपर्टी की बिहाफ पर ठीक है साइन कर सकते हैं आप? तो क्या उसको आप साइन कर प्रॉपर्टी बेच देंगे? उसका आप नहीं बेच सकते। उसकी बेचने से पहले आपको कोर्ट से क्या कराना पड़ेगा? सैंक्शन कराना पड़ेगा कि हम बेचना चाहते हैं, कोर्ट अभी अलाउ करेगा ही नहीं, प्रॉपर्टी बच्चे के नाम है। आप तो बच्चा भी देखो, प्रॉपर्टी बच्चे के नाम जाएगी, बच्चा भी क्या माइनर है, उसे कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पाएगा, उसके बिहाफ पर आप सेल करना चाहते हैं, कोर्ट से अपने पूरा कराइए, क्या वजह क्यों सेल कर रहे हैं? ऐसा नहीं बच्चा समझ के उसको फ्रॉड किया जा रहा है, उसके नाम पर बिहाफ पर पावर मिला है, केयरटेकर वो सेल करके पैसा ले जाए, अब मैंने को छोड़ दे, तब क्या होगा? तो कोर्ट सैंक्शन कराइए, कोर्ट उस हिसाब से व्यवस्था देखेगा, सिस्टम समझेगा, तब फैसला करेगा। कोर्ट पैसा देगा नहीं आपको सेल करने के लिए, वो कहेगा रुको, जब वो मेजर हो जाए तब करना, ताकि प्रॉपर्टी से नाम आ जाए पहले, तो इसमें कोई फ्रॉड ना हो पाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। जरूरी नहीं कि आप केयरटेकर बिहाफ माइनर के बिहाफ पर उसका केयरटेकर अगर जो सर्टिफाइड है वो फैसला साइन कर सकता है, साइन कर सकता है, लेकिन सब जगह नहीं हो पाता, कुछ जगहों पर जहाँ नेसेसरी है, अननेसेसरी हम नहीं करेंगे, कोर्ट से सैंक्शन करना पड़ेगा, पहले कोर्ट से अलाउ करना पड़ेगा तभी कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर सकता। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अ माइनर एग्रीमेंट बीइंग एब्सोल्युटली वॉइड, ये तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग तो यही तो पढ़े हैं हम तो कि माइनर एग्रीमेंट क्या सवाइड हो जाता है। देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच एन एग्रीमेंट। आप उससे एग्रीमेंट कर लीजिए, वो मुकर जाएगा, हम तो माइनर थे, कुछ नहीं करेगा, वापस भी नहीं करेगा, कुछ आपको फोर्स देगा, जो भी सब लिखा था वादा किया उसको कुछ नहीं पाएगा, वो बस निकल जाएगा माइनर है, और आप उसके ऊपर दबाव भी नहीं बना सकते, वो करेगा माइनर है, और कोर्ट भी क्या हो जाएगा, फैसला यही दे देगा, माइनर सब बेकार होगा, सब वाइट तुरंत वाइट कर देगा, केस तुरंत खारिज हो जाएगा आपका, तो माइनर हंसते हंसते नहीं चला जाएगा, हम नहीं देंगे कुछ वापस, कुछ भी करें, हम तो माइनर है। समझे बात को? इसलिए समझना चाहिए। अब लिखा है नो इंसॉल्वेंसी, अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। भैया माइनर कैसे इंसॉल्वेंट कर सकते हो? अभी तो मेजर हुआ ही नहीं है, वो अभी कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हुआ ही नहीं है, उसी जितना उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस चीज की जो लायबल ही नहीं है। अभी इंसॉल्वेंट कब होता है? जब उसका एसेट्स कम हो जाए, लायबिलिटी ज्यादा हो जाए, कई जगह लोन ले लिया है और लोन पे नहीं कर पा रहा है, और पे करना है उसको लेकिन कर नहीं पा रहा है, तब वो बन रहा है इंसॉल्वेंट है। लेकिन वो तो माइनर है, जहां जहां लोन लिया होगा उसकी वो सारा लोन उसकी लायबिलिटी है ही नहीं, उसका कहेगा माइनर थे, बात खत्म हो गया।
सारा कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया, सब यूज भी कर लेगा और कुछ वापस नहीं करेगा। और कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, वो भी लॉ भी कहेगा, सपोर्ट भी यही कहेगा, वो तो माइनर है, सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए, वाइड हो गए, जितना भी लोन लिया था सब वाइड हो गया। अब बताओ, जब वाइड हो गया बात खत्म हो गई कि आप कोई लोन नहीं है, अब तो कोई लायबिलिटी नहीं है। अच्छा कोई लायबिलिटी नहीं है तो भाई इंस्टॉलमेंट कैसे हो जाएगी, उसकी लायबिलिटी नहीं है वो, जब वो लायबल रहेगा तब तो इंस्टॉलमेंट होगा। वो एक ही बात कहेगा, वो क्या बोलेगा, हम तो माइनर है। इष्टा क्या बोलेगा वो, इष्टा जी माइनर है। माइनर है, आई का निकल जाएगा। और कोर्ट भी किसका साथ देगा, माइनर का, और सारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड। मतलब तो जो लायबिलिटी नहीं बनी तो इंस्टॉलमेंट कैसे उसकी होगी, इंस्टॉलमेंट हो ही नहीं पाएगा। अब आइए पार्टनरशिप बात कर लें। अब माइनर बीइंग, अभी पढ़ा हम लोगों ने इस चीज के बारे में कि माने सेक्शन 30 हमसे ही कहता है पार्टनरशिप एक्ट का, भाई पार्टनरशिप में पार्टनर तो माइनर बन नहीं सकता है, लेकिन ओनली फॉर बेनिफिट ऑफ वो पार्टनर बन सकता है। माइनर कैन बी एजेंट, अ माइनर कैन बी, पर ध्यान से, अ माइनर कैन एक्ट एन एजेंट but he will not liable for his principal for his act. A minor can draw, deliver and endorse negotiable instrument without himself being liable. यानी कि माइनर बात वही हो गई है, क्लियर। एजेंट और माइनर काम कर रहा है तो काम करता रहेगा, लेकिन कभी कोई गलती होगी, कुछ उसके खिलाफ केस करना होगा तो नहीं हो पाएगा, वो अपने एजेंट वो लाइबल बिल्कुल नहीं रहेगा अपने प्रिंसिपल के लिए। जब तक अच्छा एजेंट बना, तो जो प्रिंसिपल समझना चाहिए कि जो इसको एजेंट बना रहा है वो मेजर है। अगर किसी माइनर एजेंट बनाया है, काम हो रहा है, ठीक है, काम कर रहा है, करता रहे, कर सकता है, लेकिन वो किसी चीज के लिए लायबल नहीं रहेगा। जैसे पार्टनरशिप में प्रॉफिट होगी तो ले लेगा, लॉस के लिए लायबल नहीं रहेगा, लॉस नहीं लेगा वो। उसी प्रकार से एजेंट बना रहेगा, सारा काम करता रहेगा, लेकिन कोई लायबिलिटी आ जाएगी, वो कहेगा हम तो माइनर है। जब तक फायदा रहेगा तब तक कुछ लेते रहेंगे, जहां लॉस हुआ तो हम तो माइनर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको, बोलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। 10 पॉइंट हमने कवर कर लिया। इष्टा जी बोलिए, यहाँ तक कुछ क्वेरी मन में आ रही हो, कुछ पूछना चाह रही हो तो हमसे पूछ लीजिए आप, ऐसे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए हमसे आप। सर 8 वाला बता दीजिए एक बार फिर से। कौन सा वाला, 8 वाला। 8 में था आपको इंसॉल्वेंसी, a minor cannot be declared insolvent as is incapable of contracting debt and dues are payable from the personal properties of minor and he shall never be held personally liable। जब बार बार कहा जा रहा है जब वो माइनर से आप पर्सनली लायबल हो ही सकता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो सारा, बाकी किसी से लोन भी ले लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, वो सब यूज भी कर लेगा और पेमेंट नहीं करेगा माइनर है, और सारा क्या जो लिखा पड़ी हुई थी साइन हुई सब क्या हो जाएगा, वाइड। पूरा डॉक्यूमेंट पेपर सब क्या हो जाएगा, वाइड। जो किया है कॉन्ट्रैक्ट किया सब क्या हो जाएगा, वाइड। जब सब वाइड हो गया उसको लायबल है ही नहीं, और जब वो लायबल ही नहीं है, वापस करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, तो वापस हम कहेगा, साफ से बोलेगा वापस नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, जब मेरा खिलाफ केस कर दो, केस करो तो भी नहीं करेंगे, कोई कोर्ट फैसला ही आ जाएगा, ये तो माइनर है, तो उसकी लायबिलिटी नहीं है। जब किसी की लायबिलिटी ही नहीं है पे करने की, तो उसको आप इंसॉल्वेंसी कैसे कर सकते, इंसॉल्वेंट कैसे कर सकते हैं आप, जो उसकी लायबिलिटी बनती हो, जिसको पेमेंट करना पड़े वो पे ना करे, तो वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। जब लायबल नहीं है तो पेमेंट भी करने के लिए हम, तो हम इंसॉल्वेंट किस बात के, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं।